हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2025 की, जो कि आपका कृषि प्रावधानिक सहायक, जिसकी आपकी भर्ती आई हुई है 3446 जो वैकेंसी आई हुई हैं और आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 16 नंबर की। और इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे सिर्फ आपके एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन की। और जो हमने इससे पहले की जो 15 वीडियो आपको कराई हैं उनमें आपको जो है 15 क्वेश्चन यूपी जीके के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। मतलब टोटल हमने 100 नंबर का आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप देख लेंगे, उनके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है जो पेपर आपके मतलब पेपर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या अब तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहें। और हाँ, हम आपको बता दें इसका जो PDF मिलेगा वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके के नाम से। तो वहाँ पर आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो फिर हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो क्वेश्चन हो जाता है आपका कि इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पर बताना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन एक्सटेंशन के मिलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था है। तो आपका ग्रामीण पंचायत है या ग्रामीण पाठशाला है या विवाह है या सहकारी संस्था है। तो एग्ज़ाम जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सामाजिक संस्था जो आपकी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, विवाह हो जाती है सामाजिक संस्था। तो सामाजिक रीति रिवाजों के तहत जो हो जाता है आपका क्या, विवाह हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो जो आपका एक्सटेंशन होता है इसमें जो है किस प्रकार का जो आपका टाइप्स होता है वो संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो सामुदायिक संपर्क होता है या व्यक्तिगत संपर्क होता है या आपका समूह संपर्क होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो आपका सामुदायिक होता है वो कौन सा हो जाता है, तो वो आपका व्यक्तिगत जो संपर्क होता है। तो ये आपका सबसे अधिक जो है प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पर बताना है जो एक्सटेंशन जो शिक्षण है आपकी उसकी जो दूरदर्शन की जो निम्न जो आपकी सामग्री है वो कौन सी है। तो आपकी दृश्य सामग्री हो जाती है या श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है या श्रव्य सामग्री हो जाती है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, जो आपका ये होता है क्या, जो दृश्य सामग्री होती है इसे जो है कहते हैं सिर्फ कोई भी साधन या आपका संचार हो उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसके लिए हम बोला जाता है दृश्य सामग्री। और श्रव्य दृश्य उससे बोला जा सकता है जैसे हम किसी को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है क्या, जो श्रव्य दृश्य सामग्री। और जो श्रव्य सामग्री होती है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे आपका हो जाता है रेडियो। रेडियो को जो हम सिर्फ सुन सकते हैं उसे हम उसमें सिर्फ देख नहीं सकते। जैसे कोई उसमें अगर कुछ चलाते हैं, जैसे उसमें कोई हम गाना बजाएं कुछ भी बजाएं मान लो, तो उसमें जो हम सिर्फ उसे सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो वो क्या हो जाएगा आपका श्रव्य और सामग्री। जैसे आपका हो जाएगा, जैसे आपके टीवी हो जाएगी, टीवी मान लो या LCD मान लो, तो उसमें हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा सिर्फ
आपका किसी चीज़ को हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दृश्य श्यामगिरी। तो यहाँ से आपको ये डिक्लेयर हो गया होगा। तो आप इसका आंसर जल्दी बताएंगे कि दूरदर्शन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण श्यामगिरी का हम प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, तो हम करते हैं आपका श्रव्य दृश्य श्यामगिरी। तो दूरदर्शन में हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपका कि भारत में जो राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या योजना जो है आपके मंत्री, तो कौन होते हैं। तो इसके जो होते हैं राष्ट्रीय योजना के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। और जो आपका राष्ट्रीय जो योजना है, जो इसकी स्थापना 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, योजना आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम आपका कौन से क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवें क्वेश्चन आपका कि लेखपाल सचिव होता है तो आपका भूमि प्रबंधन समिति का, ग्राम पंचायत का या न्याय पंचायत का या विकास खंड का। तो लेखपाल जो होते हैं वो आपके भूमि प्रबंधन आपके समिति के जो है सचिव होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक्सटेंशन के जो 5 क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं। और अपने साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए। तो इस बात पे भी ध्यान देंगे आप। ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन 65 में से सही गए और कितने गलत गए। आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा है कि चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने जो है आपको खेतों की आवश्यकता होगी। जैसे हमने एक चराई की फसल ले ली, एक बरसीम की ले ली, एक धान की ले ली, एक मटर की फसल ले ली। तो इनके लिए अगर हमें फसल चक्र लेनी है, मतलब चक्र संघनता हमें करनी है, तो हमें जो है कितने खेत की आवश्यकता होगी। तो 2 खेत की, 1 खेत की या 4 खेत की या 3 खेत की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमें जो आवश्यकता होगी तो वो होगी हमारे लिए कितने की, तो 2 खेत की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है कि दाने हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है। तो यहाँ पर बताना है किसके लिए, दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। तो आपकी हो जाती है 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम या 22 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर दाने के लिए पूछी गई है, तो दाने के लिए हो जाती है आपकी 12 किलोग्राम। कितनी, 12 किलोग्राम जो है ज्वार की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में बुवाई करने के लिए, अगर हमें दाना उत्पादन करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चारे के लिए ज्वार की जो बीज दर है वो प्रति हेक्टेयर हम कितनी डालेंगे, तो कितनी डालेंगे, तो आपकी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालेंगे। किसके लिए, आपकी चारे के लिए। और जो है आपकी क्या डालेंगे, 12 किलोग्राम आपकी दाने के लिए डालेंगे। और ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है सोरग्राम बाइकलर। क्या होता है, सोरग्राम बाइकलर आपका ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो अब बात करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन सही। आगे बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन आपका कि जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तो वहाँ पर जो है सिंचाई का कौन सा तरीका जो है अधिक क्षमतावान होता है। अगर कहीं पर आपकी भूमि ऊंची और नीची मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तो वहाँ पर हम जो सिंचाई करेंगे वो किस प्रकार, मतलब कौन सी विधि से सिंचाई करेंगे। तो सतही तरीके से और फव्वारा विधि से या भूमि के अंदर पानी से या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर आप जल्दी बताएंगे। तो आपकी सतह जो आपकी सिंचाई है इसे तो हम नहीं करेंगे, सतही तरीके को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सतह जो आपकी तकनीक है इसे हम गेहूँ में या धान में हम इसे अपनाते हैं। और भूमि के अंदर जो है ये हो जाता है आपका जल निकास का क्या एक प्रकार हो जाता है। तो जल निकास आपका 2 प्रकार का होता है, एक भूमि के अंदर, एक आपका ऊपरी सतह पर।
तो यहाँ पर ये दोनों तो आपके होंगे नहीं और आपका डी इनमें से होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर 8 का सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर 8 का। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन क्या है कि छिड़काव सिंचाई की विधि की डिज़ाइन जल पूर्ति के लिए होती है। तो जो आपकी छिड़काव विधि है इसकी जो है डिज़ाइनिंग जल पूर्ति के लिए होती है, मतलब पौधों के जड़ क्षेत्र को पानी देने के लिए या पौधे की ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए या पत्तियों को पानी देने के लिए, संपूर्ण पौधे के लिए जो है पानी देने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, तो आपके पौधे की ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए, तो आपके छिड़काव विधि का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 10 क्वेश्चन आपका कि श्री F.L. वानी ने निम्नलिखित में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था। तो किसने, तो यहाँ पर पूछा गया है जो F.L. जो वानी है आपके F.L. वानी, इन्होंने जो है आपका किस परियोजना का जो है शुभारंभ किया था। तो गुड़गांव आपका अग्रगामी परियोजना या इटावा अग्रगामी परियोजना या निकेतन या जमुना पार या पुनर्निर्माण योजना का। तो किस योजना का प्रयोग किया था इन्होंने, तो इन्होंने जो किया था वो किया था आपका गुड़गांव आपका अग्रगामी योजना। किसने, F.L. वानी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 10 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। जो आपकी सामुदायिक विकास योजना है इसका शुभारंभ किया था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था या मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने। तो आपकी जो सामुदायिक योजना है इसका शुभारंभ किसने किया था, तो आपकी भारत सरकार ने इसका शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर सही हो जाता है 11 क्वेश्चन का। 12 की बात करते हैं तो परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षण के जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। जो आपके परिणाम हैं वो प्रसार जो प्रदर्शन है आपके वो किस सिद्धांत पर हैं, तो देख और विश्वास करो, करके सीखो या आत्मनिर्भरता बनो, ये स्वयं की मदद करो। तो किस पर आधारित है, तो ये आपके हो जाते हैं करके सीखो। किस पर, लर्निंग बाय डूइंग पर ये आपके आधारित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा 12 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है कि समूह बनाता है, दो या दो से अधिक लोगों का समूह बनता है, एक व्यक्ति से बनता है या सैकड़ों व्यक्ति से या हजारों व्यक्ति से। तो समूह किससे बनता है आपका, जल्दी आप आंसर देंगे इसका। तो समूह जो बनता है दो या दो से अधिक अगर लोग हो जाते हैं तो वो समूह आपका बन जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 की परिवार है, तो परिवार क्या है, तो विशिष्ट प्रयोजनात् अंतर्गत बना समूह या प्राथमिक समूह हो जाता है, ये द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह। तो कौन सा हो जाएगा, परिवार क्या है, तो परिवार हो जाता है ये प्राथमिक समूह हो जाता है आपका क्या, परिवार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 14 क्वेश्चन का। 15 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान है इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 1920 में, 1924 में, 1932 में या 1905 में। तो जल्दी आंसर आप देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी स्थापना आपकी 1924 में की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान है इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा जो आपका फार्मर्ड सीड है, मतलब फार्मर सीड बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आपका नाभिक बीज हो जाएगा या प्रजनक बीज हो जाएगा या आधार बीज या आपका प्रमाणित बीज।
तो यहाँ पर आपको बताना है जो फार्मर सीट है, जो मतलब फार्मों को, जो आपके फार्मर होते हैं मतलब किसानों को जो बीज दिया जाता है वो किस प्रकार का बीज दिया जाता है। तो वो किस प्रकार का बीज दिया जाता है, तो वो आपको प्रमाणित बीज मतलब जो सर्टिफाइड बीज होता है, इस बीज को जो है किसानों को दिया जाता है बुवाई करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हम, जो आपका प्रजनक बीज होता है फाउंडेशन, इसका जो टैग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है। कैसा, सफ़ेद कलर का होता है। और जो आपका नाभिक बीज होता है, इसकी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होती है। कितनी, 100%। और जो आपका आधारीय बीज होता है, इसकी भी आपकी 100% शुद्धता होती है। और ये बीज भी आपका कहाँ से, ये आपका या तो एनएससी के द्वारा या किसी जो है फार्म पर जो है इसका जो है बीज तैयार किया जाता है। और जो प्रजनक बीज है, इसकी आनुवांशिक शुद्धता जो होती है वो आपकी 98 होती है। और जो आपकी 98% इसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है। और भौतिक शुद्धता जो होती है 99.5 से अधिक, मतलब 99 पॉइंट से अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका 17 क्वेश्चन की। 17 है कि बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी पर जो है होना चाहिए, मतलब बीज को भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करना चाहिए, 10 से 15% पे, और आपका 15 से 20% से, या 20 से 25% पे। तो बीज को भंडारण जो करना चाहिए आपका, वो 15 से 20 जो है आपका प्रतिशत नमी पर करना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो आपके अनाज वाले होते हैं, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली जो होती हैं, इनको भंडारण कितने पर किया जाता है, तो 10 से आपका 12% नमी पर किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्या, जो आपकी दालें होती हैं, दालें को लिए कितने पे किया जाता है, तो 6 से 8 पर किया जाता है। कितने, 6 से 8% नमी पर आपका दालों को भंडारित किया जाता है। तो आगे बात करते हैं हम आपका 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो किस रंग में आपका प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, नीले या लाल प्रकाश में, या पीले प्रकाश में। तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है किसमें, आपका नीले और लाल प्रकाश में सबसे अधिक आपका प्रकाश होता है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन अगर सफ़ेद मतलब वाइट अगर दे दिया जाता, सफ़ेद ऑप्शन दिया जाता कि सफ़ेद कलर में होता है, अगर सफ़ेद दिया जाता तो सबसे पहले इसी को चूज करना होता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है वो सफ़ेद कलर में सबसे अधिक होता है, उसके बाद नीले और लाल प्रकाश में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था वाइट, तो इसलिए हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का। बात करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा जो स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनाता है। जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो सबसे पहले जो स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनाता है वो कौन सा होता है आपका, तो ग्लूकोज होता है, या फार्मल्डिहाइड होता है, या फास्फोग्लिसरीड एसिड होता है, या फास्फोग्लिसरीन एल्डिहाइड होता है। तो कौन सा होता है आपका इंटरमीडिएट पदार्थ, तो कौन सा हो जाता है, तो वो आपका होता है फास्फोग्लिसरीड एसिड जो होता है, ये सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जो आपका टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ आपका बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन की बात करें, पौधों में जो स्टोमेटा बाष्प उत्सर्जन संध्या समय, मतलब जो आपके पौधों में स्टोमेटा होते हैं वो शाम के समय आपके पूर्णतः बंद रहते हैं, ये पूर्णतः चालू रहता है, या आसानतः चालू रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो शाम के समय जो हो जाते हैं वो किस प्रकार के हो जाते हैं, तो वो पूर्णतः बंद हो जाते हैं। तो पूर्णतः बंद हो जाते हैं स्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन के समय संध्या में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 20 क्वेश्चन का।
आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आपका कि आम की कौन सी प्रजाति गुच्छ रोग के जो है अवरोधी है। तो गुच्छ रोग के लिए अवरोधी कौन सी आपकी, तो लंगड़ा है, मल्लिका, दशहरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंगड़ा के लिए जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो आपकी लंगड़ा भी नहीं रहती है, मल्लिका भी नहीं है और दशहरी भी नहीं है। तो कौन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। तो एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पर बताना है क्या, कि आम की कौन सी प्रजाति जिसमें गुच्छ रोग जो है अवरोधी है, तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। बात करते हैं 22 क्वेश्चन। पेपेन निकाला जाता है तो आपके पॉपी से, पपीते से, रबड़ से या चीड़ से। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आपको पता होगा कि पेपेन जो निकाला जाता है वो पपीते से निकाला जाता है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर और दो, जो पपीते में जो आपका पेपेन निकाला जाता है वो सबसे अधिक जो पेपेन है वो किस वैरायटी से या किस किस्म से सबसे अधिक पेपेन प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि पेपेन सबसे अधिक पपीते की कौन सी किस्म में होता है या कौन सी किस्म से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका 22 का। बात करते हैं 23 क्वेश्चन। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल फलों का राजा है। तो देख लो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका फलों का राजा कौन हो जाता है, तो आपका आम हो जाता है फलों का राजा। और आम की कुछ वैरायटी बताओ। आपकी दशहरी हो जाएगी, कौन सी, दशहरी हो जाएगी, लंगड़ा हो जाएगी, मल्लिका हो जाएगी, और आपकी रत्ना हो जाएगी, आपकी ये आपकी कुछ वैरायटियां हैं। और आगे बात करते हैं हम आपका 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर जोड़ा सुमेलित है। तो यहाँ पर जोड़ा बताना है कौन सा सुमेलित है। तो धान में जो आपका सफ़ेद गिनाण लगती है, या आलू में जो है आपका दीमक लगती है, या गन्ना में आपका गंधीबग लगता है, या चना में आपका फलीवेदक लगता है। तो यहाँ पर सही सुमेलित बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका धान में सफ़ेद गिनाण नहीं लगती है, आलू में दीमक नहीं लगती, और गन्ना में गंधीबग नहीं लगती। गंधीबग तो आपकी धान में लगती है, किसमें, धान में लगती है। और सफ़ेद गिनाण आपकी किसमें, गन्ना में लगती है। और आपका दीमक जो है किसमें, गेहूं की फसल या आपकी किसमें, धान में लगती है। लेकिन चना जो है, चने में आपका फलीवेदक लगता है। तो फलीवेदक किस में लगता है, चना में आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन की बात। 25 क्वेश्चन आपके आलू के मोजेक रोग का कारण है। तो आलू में जो मोजेक रोग है वो किस कारण से लगता है, तो विषाणु के कारण, फफूंदी के कारण, या बैक्टीरिया के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आलू में मोजेक रोग किसके कारण लगता है, तो ये लगता है आपका विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा आलू में जो है आपका मोजेक रोग लगता है। तो चलो आप बताओ, जो आलू में आपके गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो गुणसूत्र आलू में कितने होते हैं, जल्दी आप आंसर देंगे तो फिर हम आपको बताते हैं। इतना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन आपका फाइटोपथेरा इन्फेक्टेशन के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। तो ये जो बीमारी लगती है वो आलू में किस टाइम लगती है। तो इन्फेस्टेंस पूछा गया है यहाँ पर। तो आलू की अगेती झुलसा, आलू का पछेती झुलसा, बाजरे का अर्गट में, या अरहर का उकटा रोग में। तो किस में लगती है ये, तो ये लगती है आपकी किसमें, जो आलू का पछेती झुलसा रोग होता है उसमें जो है कौन सी बीमारी लगती है, तो फाइटोफथोरा जो इन्फेस्टेंस जो है ये लगती है बीमारी। तो किसके द्वारा लगती है, तो विषाणु के द्वारा ये लगती है आपकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हमने पूछा था आपसे आलू के गुणसूत्र। तो आलू के गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, तो आलू में गुणसूत्र 48 होते हैं। तो इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बात करते हैं 27 क्वेश्चन। 27 है कि गेरुई रोग होता है तो बीज द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा,
फफूंद द्वारा या विषाणु द्वारा। तो आपका गेरुई रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका फफूंद के द्वारा जो है ये गेरुई रोग होता है। और गेरुई रोग लगता किस में है? तो ये गेहूं की फसल में लगता है। किस में? गेहूं की फसल में ये रोग लगता है। कौन सा? गेरुई रोग। आगे बात करते हैं हम 28 क्वेश्चन। 28 से गन्ने में चीनी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा बतानी है, कितनी पाई जाती है? तो 7 से 8%, 9 से 10%, 13 से 14% या 11 से 12%। तो कितनी पाई जाती है आपकी गन्ने में चीनी की मात्रा? तो गन्ने में जो पाई जाती है वो आपकी 9 से 10% जो है गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं 29 क्वेश्चन। 29 है कि धान के पुआल में नत्रजन कितना पाया जाता है? तो धान के पुआल में जो आपका नाइट्रोजन जो है आपका नत्रजन वो कितना पाया जाता है? तो 0.36%, 0.75%, 0.85 या 1%। तो कितना नाइट्रोजन पाया जाता है धान के पुआल में? तो वो पाया जाता है आपका 0.36%। कितनी? 0.36% धान में आपका पुआल में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन की बात करें। 30 क्वेश्चन आपका कि बाग में दीमक से बचाने हेतु प्रयोग किया जाता है। आपकी जो बाग में दीमक लग जाती है, अगर हमें उसका बचाव करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो अरंडी की खली का, महुआ की खली का, सरसों की खली का या नीम की खली का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम नीम की खली का प्रयोग करते हैं। किसका? नीम की खली का प्रयोग करते हैं बाग में दीमक से बचाव करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं आपका 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था योजना आयोग का गठन? तो हमने पीछे भी आपको बताया था। तो मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन क्या है? ए यहाँ पर सही हो जाता है आपका 32 क्वेश्चन का। बात करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 है कि कौन जो है कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है? तो यहाँ पर बताना है जो कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत कौन सा हो जाता है आपका? साहूकार, अड़तिया या संबंधित या सरकार। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका कौन? सरकार हो जाता है कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत करने वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम 34 क्वेश्चन की। तो 34 क्वेश्चन आपका कि ऋतु में भैंसों में जो आपकी ऋतु में भैंसों में गर्भ जो धान है वो उत्तम स्थान चिन्हित किया जाता है। तो बल्ब में, बेसाइना में या सर्विक्स ग्रीवा में या ओरविडाक्स में। जो ऋतु में आपकी भैंसें होती हैं जो उनमें गर्भधारण का जो उचित स्थान होता है वो कहाँ पर चिन्हित होता है? तो वो कहाँ पर चिन्हित होता है? तो वो आपका जल्दी बताएंगे कहाँ पर होता है। तो वो हो जाता है आपका कहाँ? सर्विक्स मतलब ग्रीवा में। कहाँ पर? ग्रीवा में होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ग्रीवा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 35 क्वेश्चन की बात करें। फील्ड का NFE जो है किस से बना होता है? तो किससे बना हुआ होता है? तो डाइज स्टेबल प्रोटीन से, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से या डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर से या डाइजेस्ट जो आपका बसा है इससे बना हुआ होता है। तो किससे बना हुआ होता है? तो ये आपका बना हुआ होता है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन की बात करें तो मुर्गियों में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत कौन हो जाता है? तो मुर्गियों में जो प्रोटीन देती है सबसे उत्तम कौन सा हो जाता है? तो बोन मील हो जाता है, राइस पॉलिश हो जाता है या फिश मील हो जाता है या मीट मील हो जाता है। तो कौन सा सबसे अधिक जो राइस जो आपका प्रोटीन देता है मुर्गियों में वो कौन देता है? तो वो आपका दिया जाता है किसके द्वारा? तो बोन मीट। क्या हो जाता है? बोन मीट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका
37 क्वेश्चन 37 है कि आपका कृषि विज्ञान में हरित कृषि के मतलब हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन हो जाते हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर ई जो बोरलाग हो जाते हैं, या डॉक्टर एम एस रंधावर हो जाते हैं, या डॉक्टर ओ पी गौतम हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं हरित क्रांति के जनक। तो वो हो जाते हैं आपके कौन, डॉक्टर जो इन बोरलाग जो हो जाते हैं, या आपके हो जाते हैं कौन, ई बोरलाग कौन हो जाते हैं हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1966 और 67 में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन हो जाते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। और आपके विश्व में कौन हो जाते हैं। तो एन एस जो बोरलाग जो है आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। और जो ये जो रंधावर हैं ये आपके कौन हो जाते हैं, ये बागवानी के जनक हो जाते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। तो 37 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन आपका कि लाल मृदा बनी होती है तो ग्रेनाइट से, सिल्ट से, या निज से, या इनमें से किसी से नहीं। तो लाल मृदा किससे बनी होती है। तो आपकी ग्रेनाइट से बनी हुई होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 की बात करते हैं। तो मृदा परिरक्षण के जनक हैं। तो मृदा परिरक्षण के जनक कौन हो जाते हैं। एस ए ट्रोग हो जाते हैं, या एस एल जेक्स हो जाते हैं, या एस एम लार्सन हो जाते हैं, या ट्रोग हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं मृदा परीक्षण के जनक आपके ट्रोग हो जाते हैं। कौन, ट्रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 की बात करें, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। जो आपके पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में। तो ये लेते हैं आपके नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है आपके नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन क्या, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 है कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। जो अमोनियम सल्फेट है इसमें जो नाइट्रोजन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। किसमें बताना है, अमोनियम सल्फेट में। तो आपका जो 26% जो होता है अमोनियम सल्फेट में जो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी, 26%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 की बात करें, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व जो है पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और जो पौधों के द्वारा अधिक शोषित मतलब अधिक ग्रहण किया जाता है वो कौन सा आपका पोषक तत्व हो जाएगा। तो फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटास या जिंक। तो आपका फास्फोरस जो होता है ये सबसे अधिक पौधों के द्वारा जो है अधिशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम आपका 43 क्वेश्चन। 43 की गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट जो वैधानिक स्तर है वो कितना होता है। तो वैधानिक किसके गाय में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर पूछा गया क्या, SNF पूछा गया है गाय के दूध में कितना होता है। तो कितना होता है, तो 8.5% मतलब 850 SNF होते हैं। कितने, 850। अगर आपसे भैंस का पूछ ले यहाँ पर, तो भैंस के में कितने होते हैं, तो भैंस के में 900 SNF होते हैं, मतलब 9% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। तो 43 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं आपका 44 क्वेश्चन। 44 की गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व वो 1.028 जो है आपका गाय के दूध का जो है घनत्व होता है। और भैंस के दूध का कितना होता है, तो 1 जो है आपका कितना होता है, 1.032 जो है आपका भैंस के दूध का हो जाता है घनत्व। और आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है 0.28 से लेकर और 32 तक जो है आपका ये भी घनत्व माना जाता है टोटल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा 44 क्वेश्चन का। 45 की बात करें, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड जो है गाय कौन सी है। मतलब यहाँ पर बताना है जो आपकी क्रॉस की गई है वो कौन सी ब्रीड है यहाँ पर। तो आपकी जर्सी हो जाएगी, ब्राउन स्विस हो जाएगी, करन स्विस हो जाएगी, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो कौन सी हो जाएगी, करन स्विस जो है ये आपकी
क्रॉस ब्रीड हो जाती है, मतलब क्रॉस कर कर जो है ये तैयार की गई है। तो ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर सही है आपका 45 का। 46 क्वेश्चन की बात करें, 46 की अरहर मूंग का उदाहरण है। तो अरहर जो आपका मूंग एक उदाहरण है, तो आपका मतलब यहाँ पर पूछा गया है जो आपका अरहर है, अरहर में अगर हम मूंग को उगा लेते हैं तो वो किस प्रकार का हो जाएगा। तो सिन जेनेटिक फसली या रिले क्रॉपिंग या अंत्य फसली या बहु फसली हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अंत्य फसली हो जाएगी, क्योंकि अरहर के साथ हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो ये अंत्य फसली हो जाएगी। और रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो रिले क्रॉपिंग कहते हैं एक फसल कटाई करने के बाद दूसरी फसल की बुआई करना, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और बहुफसली किसे कहते हैं, तो जो बहुमंजिला खेती की जाती है तो उसे बहुफसली खेती कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। 47 की बात करें, निम्नलिखित में से धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है। तो धान की यहाँ प्रजातियों में से सुगंधित जो प्रजाति है वो कौन सी है आपकी, साकेत 4, पंथ धान 4, बासमती या सरजू बामन। तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी बासमती जो धान है, ये धान की प्रजाति सुगंधित प्रजाति है बासमती। तो ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर सही है 47 क्वेश्चन का। बात करते हैं 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो खरपतवार नियंत्रण की अवधि जो है आपका मिलान करना है कि कौन सा है। तो धान की जो सीधी बुवाई की जाती है, इसमें जो है हम जो खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं वो कितने पर करते हैं, तो कितने पर करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका धान की सीधी बुवाई में हम किसका प्रयोग करते हैं, 15 से 20 दिन बाद, कितना 15 से 20 दिन बाद। तो ए का आपका यहाँ लिख लेते हैं हम, ए का कितना हो जाएगा, तो आपका तीसरा हो जाएगा, और बी सी और डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब मिला लेंगे। अब धान की रोपाई के द्वारा, तो धान की रोपाई के द्वारा क्या किया जाता है, तो 25 से 30 दिन बाद, कितना 25 से 30 दिन बाद, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मूंगफली में हम जो आपके खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो कितने दिन पर करते हैं, तो वो करते हैं हम आपका 20 से 25 दिन पर, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बचा एक, तो इसे हम 15 से 20 दिन बाद उड़द में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो 31 आपका, आप 31 42 ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। तो 31 42, तो आपका ये तो नहीं होगा 3 वाला, तो 31 तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है, तो ये होगा आपका तीसरा ऑप्शन। कौन सा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 49 क्वेश्चन की बात करें, तो 49 क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला जो महान निर्देशक कौन था। जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका जो पहला महान निर्देशक था वो कौन था। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ओ.पी. गौतम, डॉक्टर बी.पी. पाल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे, तो जो आपके डॉक्टर बी.पी. पाल हैं, ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान के जो हैं कौन थे, तो ये थे आपके महान निर्देशक। और ये जो है गुलाब के प्रजनक भी हैं, इन्होंने गुलाब पर जो है अध्ययन किया था। तो इन्होंने गुलाब की जो है वैरायटी भी उत्पन्न की हैं कुछ, और इन्होंने जो है 5 फसलों पर जो है इन्होंने शोध कार्य भी किए हैं डॉक्टर बी.पी. पाल ने। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके हो जाता है कि जो डॉक्टर बी.पी. पाल हैं इन्होंने कितनी फसलों पर शोध किया था, तो 5 फसलों पर जो है इन्होंने शोध किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 है कि तराई की मृदाओं में कमी होती है। जो आपकी तराई क्षेत्र की मृदाएं होती है उनमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो जिंक की, लोहा की, गंधक की या मोलिब्डेनम की। तो किसकी कमी पाई जाती है, तो उनमें जो आपकी कमी पाई जाती है वो पाई जाती है किसकी, जिंक की कमी पाई जाती है। कितनी, जिंक की कमी पाई जाती है। और भारत में जो जिंक की कमी है वो 47% क्षेत्र पर जो है आपकी जिंक की कमी पाई जाती है भारत के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसे भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं 51 क्वेश्चन। भारत में जो वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है वो कितना है।
तो भारत में जो वार्षिक खाद्यों का जो उत्पादन है वो कितना हो जाता है, तो ये आपका 285 मिलियन टन हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप एक बार सर्च मारकर और देख लेंगे, क्योंकि ये डाटा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये पिछले वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे आप देख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 है कि भारत में जो कुल दलहनी फसलों का उत्पादन है तो कितना हो जाता है, तो 10.5 मिलियन टन, 15 मिलियन टन, 22.8 मिलियन टन या 30.4 मिलियन टन। तो भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन कितना है, तो वो हो जाता है आपका 22.8 मिलियन हेक्टेयर। और इस क्वेश्चन को भी आप एक बार सर्च मार के ज़रूर देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर डाटा चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो जाएगा। 53 की बात करते हैं। गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिन बाद होता है, तो जो गेहूं में जो अंकुरण होता है 90% वो कितने दिन बाद होता है, तो आपका 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 से 8 दिन बाद या 15 से 17 दिन बाद। तो ये अंकुरण जो 90% हो जाता है वो 7 से 9 दिन में आपका अंकुरण 90% गेहूं की फसल में दिखाई देने लग जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं 54 क्वेश्चन। कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है, तो बीज शोधन के लिए जो है कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, तो थीरम का प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं, मेलाथियान का प्रयोग करते हैं या आइसोप्रोटीयूरान का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम जो थीरम है इसका प्रयोग हम करते हैं बीज शोधन या बीज को उपचार करने के लिए जो है थीरम का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 2,4-D। इसका प्रयोग जो हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं 2,4-D का। और 2,4-D में जो है आपका क्या, 2,4-D में अगर हम 20% से जो आपका 20% मात्रा होती है, अगर इससे अगर हम ज़्यादा का प्रयोग करते हैं तो ये आपका शाकनाशी का काम करता है। अगर 20% से हम कम का प्रयोग करते हैं तो ये आपका किसका प्रयोग करती है, तो ये करती है आपको साइटोकाइनिन, मतलब जो है फलों को रोकने का काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो आइसोप्रोटीयूरान है इसका प्रयोग हम गेहूं की फसल में करते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आइसोप्रोटीयूरान किस फसल में हम प्रयोग करते हैं, तो आपका किस में करते हैं, तो आपका जो गेहूं की फसल में आइसोप्रोटीयूरान का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 54 का ए सही है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है, तो भूमि संरक्षित फसल कौन सी नहीं है, तो मूंग भी आपकी भूमि संरक्षण है, उर्द भी है, लोबिया भी है, लेकिन मक्का आपकी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सही। बात करते हैं आगे आपका 56 क्वेश्चन। प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर डाली जाती है, तो प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर कितनी डाली जाती है, तो 50 से 60 ग्राम, 100 से 150 किलोग्राम या 250 से 300 ग्राम या 500 से 550 ग्राम। तो प्रति हेक्टेयर में जो तंबाकू की बीज दर डालते हैं वो कितनी डालते हैं, तो 50 से 60 ग्राम डालते हैं। कितनी, 50 से 60 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। कौन से क्वेश्चन का, 56 क्वेश्चन का। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहें। और हम आपको बता दें कि हमने जो है आपको फसल विज्ञान की और पादप प्रजनन और आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो आपको 2 मैराथन कराई हैं, उन मैराथन को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से वो कराई हैं। तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उसे ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम 57 क्वेश्चन की। 57 है, निम्नलिखित में से फसल चक्र संकीर्णता की खेती का जो है कौन सा हो जाता है, तो बाजरा और गेहूं को 1 वर्ष का फसल चक्र हो सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। और मक्का, मटर, गन्ना, पेड़ी 3 वर्ष, और
कपास, मटर, गन्ना, पेड़ी, हरी खाद 3 वर्ष, और आपका ज्वार, सरसों, मक्का, गेहूँ, लोबिया तो 2 वर्ष होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 57 का आंसर हो जाएगा। जो बाजरा और गेहूँ, मूंग है, इसे हम 1 वर्ष में जो है उगा लेते हैं। कितने, 1 वर्ष में। तो यहाँ 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बात करते हैं हम 58 क्वेश्चन की। 58 क्वेश्चन है कि ओराइजा सेटाइवा, ये लो बताओ आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या है। किसने, 58 क्वेश्चन का। 59 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को जो है सामान्यतः रोकती है। तो कौन सी विधि है जो मृदा अपरदन को रोकती है। तो अंतःफसली, कंटूर खेती, बहुफसली या शुष्क खेती। तो कौन रोकता है, तो ये रोकता है कौन, कंटूर खेती जो है आपकी, जो मृदा अपरदन को रोकती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 59 क्वेश्चन का। 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन आपका कि जीवाश्म का रंग सामान्यतः होता है। तो काला, बादामी, लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं। जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में, तो उनका रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो उनका रंग होता है आपका कैसा, काला और बादामी जो है आपका रंग होता है। और मृदा में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो 0.5% जीवाश्म पाए जाते हैं मृदा में आपके, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 61 क्वेश्चन। डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस का सही मात्रा क्या है। जो आपका डाई अमोनियम फास्फेट होता है, जो DAP होता है, इसमें जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस का सही मात्रा क्या हो जाती है। तो 12 आपकी नाइट्रोजन डाली जाती है फास्फोरस। तो यहाँ पर 1846 और आपका 1856 और 1686 हो जाती है। तो कितनी डाली जाती है, तो 1846 आपकी 18 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस जो होती है आपकी 46% होती है। तो यहाँ पर सॉरी प्रतिशत में बताना था। तो यहाँ पर 18% और 46% होती है DAP में। तो ऑप्शन क्या, बी यहाँ पर सही हो जाता है 61 क्वेश्चन का। बात करते हैं 62 क्वेश्चन की। 62 क्वेश्चन आपका कि आंवले में जो निक्रोसिस होता है वो किसके कारण होता है। और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आंवले में जो निक्रोसिस होता है वो किसके कारण होता है। तो बोरोन तत्व की कमी के कारण, लोहा तत्व की कमी के कारण, या NPK की कमी के कारण, या तांबा की कमी के कारण। तो किसके कारण जो है आंवले में नेक्रोसिस होती है। तो नेक्रोसिस जो होती है आपकी वो बोरोन तत्व की कमी से होती है। किसके, जो आपका बोरोन होता है तत्व, इसकी कमी से आंवले में जो आपका नेक्रोसिस हो जाता है। ऑप्शन क्या है आपका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर 62 का। आगे बात करते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सही उत्तर कोड यहाँ पर मिलाना है। तो मार्मलेड किससे संबंधित है, पेपेन किससे संबंधित है, चिप किससे संबंधित है, और जेली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसको मिलाएंगे जो हमें याद होगा। तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन का जो है हम चिप जो किससे बनाए जाते हैं, जो चिप्स जो हैं किससे बनाए जाते हैं, तो आपके केले से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे ABCD। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन्हें मिला लेंगे। तो आपका सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो और अब जेली की बात करते हैं। तो जेली जो है आपका किससे बनाया जाता है। तो जेली जो है आपका कौन सा, जेली जो है आप किससे बनाया जाता है, तो ये आम से बनाया जाता है। किससे, आम से। तो डी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। और जो पेपेन है किससे प्राप्त किया जाता है, तो पपीते से। तो पेपेन जो प्राप्त किया जाता है पपी से, तो दूसरे का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और बचा क्या, जो मार्मलेड है वो किससे बनता है, तो खट्टे रसदार फलों से। तो ये दूसरा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2341। तो 2341 आप देख लेंगे किस में है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो 2341 किस में हो जाएगा आपका, 2, 3 और 4, 2, 3,
4:41, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर ये ही आपका सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन का है? तो ये है आपका 63 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हमने आपको 63 क्वेश्चन बता दिए हैं। कितने? 63। और हमने वैसे थंबनेल पे 65 लिखा था, तो 65 क्वेश्चन नहीं थे, तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, आपका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको AGTA से संबंधित कुछ नहीं कुछ नया लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और यहाँ पर जो हमने आपको मैराथन भी करा दी है, उन मैराथन को भी ज़रूर देखें। और इसी तरह से हम आने वाली अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय।